अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन लिक्विड सरफेस के लिक्विड के सरफेस पर या सरफेस टेंशन पर इम्प्यूरिटी का और टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। एक बात समझ लें, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा ड्रॉप फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है। सरफेस टेंशन जितना ज्यादा तो सरफेस अपने आप को एक स्ट्रेच कर रखेगा, खिंचाव पैदा करेगा, तो वो मॉलिक्यूल्स को यहाँ वहां जाने नहीं देगा। उस वजह से क्या होगा, ड्रॉप फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इतनी बात ध्यान में बिठाना है कि जितना ज्यादा सरफेस टेंशन उतना ज्यादा ड्रॉप फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम किसी सब्सटेंस में, किसी लिक्विड में इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, इंप्यूरिटी ऐड करना मतलब उस लिक्विड के अलावा कोई दूसरी चीज ऐड करना। अब इंप्यूरिटी ऐड होने की कुछ पॉसिबिलिटीज है। अब की इंप्यूरिटी हो सकती है सोल्यूबल हो, जैसे कि वाटर में सॉल्ट, ये पूरी तरह सोल्यूबल हो जाता है। हमने इतनी बात समझी है कि अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो पॉसिबिलिटी ड्रॉप फॉर्म होने की वो ज्यादा है, ड्रॉप फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब जरा सोचते हैं कि टेम्परेचर, सरफेस टेंशन का बेसिक क्या है या सरफेस टेंशन आया किस वजह से। तो हमको पता है सरफेस टेंशन के आने का रीजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा सरफेस टेंशन वहां पर उस लिक्विड के सरफेस पर होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही वीक है तो उस फोर्सेस की वजह से बनने वाला सरफेस टेंशन भी वीक होगा। क्योंकि हमने ये चीज सीखी है सरफेस टेंशन के लेक्चर में कि लिक्विड के सरफेस के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग फोर्स के साथ खींचे हुए होते हैं, बाउंड किए हुए होते हैं। यही रीजन है वहां पर सरफेस टेंशन आने का। अगर मान ले मैंने कोई सब्सटेंस ऐसा हमारे लिक्विड में ऐड किया है जो कि सोल्यूबल है, वो हमारे सोल्यूशन में जाकर पूरी तरीके से मिक्स हो रहा है। अगर वो मिक्स हो रहा है इसके माने क्या है कि उसने लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर दी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म किया। अगर वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, अगर वो जैसे केमिस्ट्री में हमने सीखा है, यहाँ पर क्या हुआ H2O, तो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहा है। उसी तरह हमने कोई ऐसा सब्सटेंस वहां पर ऐड किया जैसे कि सॉल्ट, अगर वो हमारे लिक्विड के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो सोल्यूबल है। और अगर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली वो सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी हो रही है। सबसे पहले अगर हम सोल्यूबल इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो समझ में क्या आया कि वो हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर वो लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से ड्रॉप के फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो हमने ये सीखा है कि अगर हम कोई ऐसी इंप्यूरिटी ऐड करते हैं लिक्विड में, ऐसी इंप्यूरिटी ऐड करते हैं जो कि सोल्यूबल है, अगर वो सोल्यूबल है तो सोल्यूबल होने की वजह से सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज। In the same manner, the possibility of the formation of drop will also increase. दूसरा केस देखते हैं sparingly soluble solution। अब हुआ ये है कि ये लिक्विड के दो मॉलिक्यूल थे, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो चुका था, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहाँ कोई ऐसी इंप्यूरिटी ऐड हुई है जो कि sparingly soluble है। sparingly soluble थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो हुआ ये कि यहाँ एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जो इन दोनों के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, वो उसी तरह वहां पर प्रेजेंट है। जैसे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स आपने देखे होंगे, पानी में डालने के बाद कुछ डिसॉल्व हो गया, कुछ वैसे ही रह गया हमारे बकेट के बॉटम सरफेस के ऊपर। तो ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। कंप्लीटली डिसॉल्व होगा क्या? ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे दो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में आकर बैठ गए। अब जैसे दो लोग बैठे थे जिनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, कोई तीसरा ऐसा बंदा आकर बैठा जिसको ये दोनों पसंद नहीं करते हैं। बॉन्ड फॉर्म नहीं करने का मतलब यही है ना कि वो तीसरे बंदे को ये दोनों पसंद नहीं करते, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा। अगर बॉन्डिंग वीक होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगी, तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की वैल्यू भी डिक्रीज होगी और ड्रॉप फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो हम दूसरा पॉइंट ये समझ सकते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ हद तक हो रहा है, कुछ हद तक नहीं हो रहा है, अगर वो ऐड किया जाता है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? ठीक है, इससे ड्रॉप फॉर्म नहीं होता, लेकिन ये नुकसानदायक नहीं है। जैसे मुझे कपड़ों को साफ करना है, कपड़ों के ऊपर आने वाली गंदगी को निकालना है, तो होगा क्या, ये हमारा क्लॉथ था, ये हमारा कपड़े का टुकड़ा है, मैंने इसके ऊपर वाटर डाल दिया, लेकिन हमको पता है जैसे ही ये सॉलिड के साथ वाटर का कांटेक्ट आएगा तो यहाँ पर सरफेस टेंशन आ जाएगा। अगर सरफेस टेंशन वाटर का आता है तो वाटर का सरफेस टेंशन प्योर वाटर का तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से ड्रॉप की तरह का एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, कपड़े के अंदर पानी को जाने नहीं देगा वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन। हमको करना ये है, इस कपड़े के अंदर कोई दूसरी चीज है, खराब चीज, मैल है, इसको हमको बाहर निकाल कर लाना है, तो करना ये पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल को अंदर भेजो,
ये वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो जब हम कपड़े को पानी के साथ धोएंगे, निचोड़ेंगे, तो ये पानी बाहर आ जाएगा, साथ ही वो मैल का पार्टिकल भी बाहर आ जाएगा। ये बात हमको समझ आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये पानी का मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा रहा। क्यों अंदर नहीं जा रहा? इस वजह से कि सरफेस टेंशन ज्यादा है। तो क्या हम सरफेस टेंशन को डिक्रीज करके इस मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस को वीक करके इसको अंदर जाने पर मजबूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो करना ये है सरफेस टेंशन डिक्रीज करना। तो जब हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल फ्रीली हमारे क्लोथ के अंदर, कपड़ों के अंदर जाते हैं, वहां से गंदगी को पकड़कर बाहर लेकर आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा अगर कपड़ों को साफ करना है तो होता ये है कि हम उसको डिटर्जेंट ऐड करके धोते हैं ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए। दूसरा तरीका ये है पानी गर्म करो। जब आप टेम्परेचर देंगे तभी सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, इसके बाद वाला टॉपिक है। तो अभी हमको ये समझना है कि डिटर्जेंट ऐड करने की वजह से ठीक है ड्रॉप फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी डिक्रीज होती है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद भी बन सकता है। इससे एडवाइस ये दी जाती है जो नेचुरल क्लोथ है जैसे कॉटन वगैरह के, उनको आप डिटर्जेंट के बगैर दो, ठंडे पानी से धो। क्यों? क्योंकि होता ही है कि अगर आप उसका लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देंगे तो वो कलर वाले जो होते हैं ना, कलर हमने कपड़ों को डाला हुआ होता है, जैसे ये कलर, ये कपड़ों का कलर आर्टिफिशियल है, नेचुरल कॉटन अलग कलर का होगा, उसको कलर वाला बनाया जाता है। तो होता ही है आप गर्म पानी से धोएंगे तो कलर वाले पार्टिकल्स भी बाहर निकल कर आ जाते हैं, तो धीरे धीरे कपड़े का कलर जाने लगता है। इससे गर्म पानी से कपड़े धोएंगे तो कपड़ों का कलर ज्यादा जाता है, डिटर्जेंट ऐड करके धोएंगे तो ज्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू ठंडे पानी के। तो दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, ड्रॉप फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। और अगर आप कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं जो बिल्कुल ही उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली तीसरी बात तो आपके सामने है ही, ये तो थोड़ा सा सॉल्युबल था, थोड़ा सा सॉल्युबल नहीं था, यहाँ पे तो कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज होने वाली है। सरफेस टेंशन विल डिक्रीज एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप विल आल्सो डिक्रीज। तो ये हमने सीखा इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी सरफेस टेंशन पर और ड्रॉप के फॉर्म होने पर कैसे होती है। सेकेंड चीज देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? हमने एक बात समझ ली है कि सरफेस टेंशन आने का रीजन मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होने वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये मॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा होंगी सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा। अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट दे रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? तो ये होगा कि मॉलिक्यूल जो कि ऑसिलेटरी मोशन में थे उनको एनर्जी मिल गई, एक्सेस एनर्जी। अब उनका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। जब उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो होगा ये कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में वो कन्वर्ट होंगे। हम वापस आते हैं। हमने एक बात समझी है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, उनकी बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं। इस वजह से जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो बहुत ज्यादा सब्सटेंस में नॉर्मल केस है, जनरली जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाते हैं टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से। ये बात समझ आई? टेम्परेचर जब बढ़ेगा सरफेस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ इसका मतलब ये है कि ड्रॉप की फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। ये एक बात हमने समझ ली। इसलिए करते ये है कि जो कॉटन वगैरह के क्लोथ है, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया, उनको गर्म पानी में धोने के लिए नहीं कहा जाता, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती वॉश द क्लोथ विद द कोल्ड वाटर, हॉट वाटर का इस्तेमाल मत करो। क्या रीजन है कि अगर आप हॉट वाटर इस्तेमाल करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल का सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, वाटर के मॉलिक्यूल कपड़े के अंदर आसानी से जा पाएंगे, तो वहां की कलर को लूज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, कलर के मॉलिक्यूल भी वो साथ में लेकर आ जाएंगे। इसलिए हम ये करते हैं कि वो कॉटन की क्लोथ को ठंडे पानी में ही धोना प्रेफर करते हैं। और अगर कोई ऐसा कपड़ा है जिसको बहुत ज्यादा तेल वगैरह लग गया है तो ऑब्वियसली घर वाले प्रेफर करते हैं कि उसको गर्म पानी में डाला जाए, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो क्लोथ के क्लीन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जिनके पास ये नेचर नहीं है, ये एक्सेप्शन है जो आपको समझना है। ये हर जगह नहीं होगा, कुछ मेटल, दो ही मेटल ऐसे हैं इन केस ऑफ मोल्टन कॉपर और मोल्टन कैडमियम। अगर आप कॉपर और कैडमियम की बात करें तो उनका सरफेस टेंशन टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है। नॉर्मली बढ़ना टेम्परेचर, सरफेस टेंशन का घटना, टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन घटेगा। लेकिन ये एक्सेप्शन है, कॉपर में और कैडमियम के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ने लगती है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाने के साथ सरफेस टेंशन की वैल्यू घट रही है, ये टेम्परेचर है, ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वैल्यू घट रही है, तो एक टेम्परेचर हमको ऐसा मिलेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ाए सरफेस टेंशन घटा, और बढ़ाए और घटा, और बढ़ाए और घटा, घट घट के जीरो हो जाए, सरफेस टेंशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का सरफेस टेंशन बिल्कुल जीरो हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड बिकम जीरो is called its critical temperature। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है।
कि क्या है इफेक्ट इम्प्योरिटी का और टेम्परेचर का सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड पे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपके जहन में अभी भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, हम इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी तरफ थैंक यू।